सिंघानिया मेंशन। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। अमायरा अपने रूम में आकर फ्रेश हुई और बेड पर लेट गई। आज के बारे में सोचने लगी। अभिमान की नज़रें उसे अभी भी अपने ऊपर फील हो रही थी। उसके दिमाग से अभी बहुत कन्फ्यूजन था कि अभिमान शेखावत तो मेन लीड है, फिर वो उसकी ओर क्यों देख रहा था। क्या उसने कोई गलती की है? लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर में परेशान होकर अपना सिर झटका और दोबारा कभी नहीं मिलेगी सोचकर बेड पर बैठ गई और अपने लैपटॉप के मेल चेक करने लगी। उसने एक मेल चेक किया जो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से था। उसे ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया है। जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बुलाया जाएगा। इस मेल को पढ़कर अमायरा को बहुत खुशी हुई। फाइनली वो अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा कर पाएगी। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और सो गई, क्योंकि कल से उसके कॉलेज स्टार्ट थे। वैसे तो सायरा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उसने हमेशा टॉप किया था, इसलिए उसने पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अमायरा अभी कॉलेज में थी। वो भी अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए उसके ग्रेड कम होते गए। अब सायरा को ही यह सब ठीक करना था। अगली सुबह उसके साथ एक चैलेंज देकर आई थी, जिससे बेखबर अमायरा सुकून से सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखों से नींद गायब थी। आधी रात में अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शख्स अपनी गहरी काली आंखों से उस अंधेरे को देख रहा था। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो उसे देखता है, जिसमें कुछ तस्वीरें शो हो रही थी। वो तस्वीर अमायरा की थी। वो गौर से उन तस्वीरों को देख रहा था कि उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसने कॉल उठाया तो सामने से विराज की आवाज़ आई। अभी मैंने अमायरा सिंघानिया की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज दी है, कहकर चुप हो गया। लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि फ़ोन कट चुका था। उसने घूर कर अपने फ़ोन को देखा, फिर अपने सिर को हिलाकर सो गया। उसे एक अच्छी नींद की ज़रूरत थी, वरना पता नहीं उसका ये पागल दोस्त फिर उसे पूरी तरह रात को जागरण ना करा दे। वहीं दूसरी तरफ अभिमान अपने फ़ोन में अमायरा की डिटेल्स देखने लगा। ये शख्स अभिमान ही था। अमायरा से मिलने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ अमायरा का ख्याल था, इसलिए विराज को उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा। अभिमान के दिमाग में अमायरा के लिए क्या चल रहा था, ये सिर्फ उसे ही पता है। अमायरा सिंघानिया, वेलकम टू माई हेल्थ, कहकर शैतान की तरह मुस्कुरा देता है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि कोई उसे सुन ले तो उसकी आत्मा तक कांप जाए। ऐसे ही रात बीत जाती है, किसी के सुकून में तो किसी के जुनून में। अगली सुबह अमायरा के लिए काफ़ी अच्छी थी। उसने सबको अपने ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बारे में बता दिया था। सब काफ़ी खुश थे। अमायरा खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाती है, बिना ये जाने वो किसी की जुनून की दुनिया में कैद होने वाली है। लेकिन ये सुकून भरी होगी या खौफ भरी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्लोबल इंपीरियल कॉलेज, काल्पनिक नाम, इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। ये कॉलेज अलग अलग स्ट्रीम में बटा हुआ है। यहाँ हर तरह की फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इंडिया के सभी रिच फैमिली के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यह कॉलेज खासकर स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए बनवाया गया है। ये कॉलेज सिंघानिया फैमिली और शेखावत फैमिली के अंडर आता है। इस कॉलेज को राघवेंद्र सिंघानिया और दिलीप शेखावत ने अपने एक कॉलेज फ्रेंड की याद में बनवाया था, जो अनाथ था। लेकिन ऐसे कॉलेज बनाना था उसका ड्रीम था, जिसमें अमीरों और गरीबों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ें। लेकिन उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनके सपने को उनके दोस्त ने पूरा किया और आज ये कॉलेज देश का नंबर 1 कॉलेज है। एक रेड स्पोर्ट्स कार ग्लोबल इंपीरियल कॉलेज के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से अमायरा स्टाइल के साथ उतरती है। बेबी पिंक कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पर ब्लू श्रग, पैरों में ब्लैक स्नीकर्स और खुले बालों में एकदम डॉल लग रही थी। सभी की नज़रें उस पर ठहर गई। जहां लड़के उसे देखकर आहें भर रहे थे, वहीं लड़कियां जलन भरी नज़रों से उसे घूर रही थी। हे यार, ये अमायरा है ना? एटीट्यूड की दुकान लगती तो वही है, लेकिन मैंने तो सुना था इसका एक्सीडेंट हुआ था, पर ये मरते मरते बची। ओह, तो अब वापस से कॉलेज ज्वाइन किया है। लेकिन एटीट्यूड तो देखो मैडम का, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी नहीं तो क्या हुआ, राजकुमारी तो है इस कॉलेज की। आखिर ये कॉलेज सिंघानिया फैमिली के अंडर जो आता है। तो अब तैयार हो जाओ मैडम के नखरे झेलने के लिए। ये सारी बातें आसपास चल रही थी, लेकिन इससे बेखबर हमारी अमायरा कानों में ईयरबड्स डाले म्यूजिक सुनते हुए डीन के ऑफिस तक चली जाती है। अमायरा एक रूम के बाहर नॉक करती है। मैं आई कम इन सर? अमायरा सिंघानिया, प्लीज कम एंड सिट। थैंक यू सर। मुझे मिस्टर सिंघानिया का कॉल आया था। आप आज से कॉलेज ज्वाइन करने वाली हैं। वैसे आप ठीक हैं? कोई हेल्थ इशू? नो सर, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है मिस अमायरा, जैसा आप जानती हैं यह आपके कॉलेज का फाइनल ईयर है, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि आप इस साल अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। मैं जानता हूं आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं, लेकिन पढ़ाई को सीरियस ना लेके
कारण अपना आपके ग्रेड काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस साल अच्छे से एग्ज़ाम दें। ये साल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पर ही आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। कहकर डीन अपनी बात खत्म करते हैं। अमायरा चुपचाप बैठकर डीन की बात सुन रही थी। उनके चुप होते ही बोलती है, आई नो सर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आपकी बात अच्छे से याद रखूँगी एंड मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हो गई हूँ। शायद कुछ वक्त बाद मुझे शूटिंग के लिए लीव लेनी पड़े, बट मैं अपनी स्टडीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है, अब आप अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए। कहकर डीन जाने का इशारा करते हैं। अमायरा भी अपनी क्लास में चली जाती है। उसके जाते ही डीन को एक कॉल आता है और सामने से कुछ बोला जाता है, जिससे उनको एसी में भी पसीना आने लगता है। मिस्टर शेखावत, आज से मिस अमायरा मेरी जिम्मेदारी में है एंड मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, डोंट वरी। कहकर डीन चुप हो जाता है। तभी फ़ोन कटने की आवाज़ आती है। डीन अपना फ़ोन रखकर अपना पसीना पोंछते हैं। कितने खतरनाक आदमी हैं। अमायरा अपनी सारी क्लासेस अटेंड करती है, फिर कॉलेज के बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज चली जाती है और अपूर्व के काम में हेल्प करती है। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे सब डिनर कर रहे थे, साथ ही अमायरा के पूरे दिन का हाल पूछ रहे थे। वही अमायरा भी खुशी खुशी सब बता रही थी। उसको खुश देखकर बाकी सब भी खुश थे। अब वही अमायरा का रूटीन बन गया था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया था। पार्टी के बाद से अमायरा दोबारा अभिमान से नहीं मिली, लेकिन आर्या से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आर्या भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, बस स्ट्रीम अलग था। जहां अमायरा बिजनेस मैनेजमेंट में थी, वहीं आर्या फैशन डिज़ाइनिंग में। इस बीच कई बार अमायरा को महसूस हुआ कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वह हम समझकर इग्नोर करती, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। ऐसे ही वो वक्त भी आ गया जब अमायरा को शूटिंग के लिए निकलना था। भाविका और राधिका जी पैकिंग में मदद कर रही थी और साथ ही साथ हिदायतें भी दे रही थी। मम्मी, भाभी, बस करो, आप सुबह से एक ही बात बोले जा रही हो, मुझे तो हर लाइन अच्छे से याद हो गई है। आखिर में अमायरा ने परेशान होकर कहा, जिससे दोनों चुप हो गई। उन्हें ऐसे देखकर अमायरा को गिल्टी फील हुआ। उसने दोनों का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद सामने बैठकर बोली, मम्मा, भाभी, मैं जानती हूँ आप दोनों मेरी फिक्र करते हो, इसलिए मुझे बार बार याद दिला रहे हो, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना ख्याल अच्छे से रखूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ ऐसे सैड मत हो। और आप दोनों पर चिल्लाया उसके लिए सॉरी। अपने कान पकड़ लिए। अमायरा के कानों से हाथ हटाते हुए राधिका जी बोली, नो प्रिंसेस, एक्चुअली वी आर सॉरी, हम दोनों की गलती है। तुम पहली बार अकेले हमसे दूर जा रही हो, इसलिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। हाँ अम्मू, आई एम सॉरी, भाविका बोली। इट्स ओके कहकर अमायरा ने दोनों को हक कर लिया। अमायरा के शूटिंग से एक दिन पहले राधिका जी के पास स्नेहा जी का कॉल आया और उन्होंने पूरी सिंघानिया फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट किया। राधिका जी भी मान गई। शाम के वक्त अमायरा फ़ोन पर बात कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने कॉल कट कर दरवाज़ा खोला तो सामने राधिका जी थी। मम्मा, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लेती, अमायरा बोली। राधिका जी ने अमायरा का हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और बोली, प्रिंसेस, आज आप बिजी थी इसलिए बताने का टाइम नहीं मिला, इसलिए अब बता रही हूँ। हमें अभी शेखावत मेंशन जाना है, इसलिए आप जल्दी से रेडी हो जाएं। राधिका जी की बात सुनकर अमायरा शॉक्ड हो गई। मम्मा, शेखावत मेंशन जाना है, लेकिन क्यों? बेटा, स्नेहा आंटी ने डिनर पर इनवाइट किया है पूरी फैमिली को, बोलकर अमायरा के कपड़े देखने लगी। शेखावत मेंशन का नाम सुनकर अमायरा के सामने अभिमान का चेहरा आने लगा। उसकी गहरी आंखें जो उसको घूरती रहती हैं, जैसे उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। ये सब सोचकर ही अमायरा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं, इसलिए वहाँ ना जाने के लिए बहाना सोचने लगी। मम्मा, मेरा जाना जरूरी है क्या? आप सब चले जाओ, मैं घर पर ही रहूँगी। क्यों बच्चे, आप चलना क्यों नहीं चाहती? उन्होंने बेड पर प्यार से बुलाया। खासकर आपको, ऐसे में आप नहीं गई तो उन्हें बुरा लग सकता है ना, और वैसे भी आप अकेले घर पर क्या करेंगी? राधिका जी बोली। अमायरा राधिका जी को मनाते हुए बोली, मम्मा, कल मुझे शूटिंग के लिए निकलना है और मैं आज पूरा दिन बिजी थी, इसलिए आराम करना चाहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। प्रिंसेस, आपको कल 10 बजे जाना है, आप वापस आकर आराम कर लेना, ऐसे नहीं जाना अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़। राधिका जी की रिक्वेस्ट मान गई और बिना मन के तैयार होने चली गई। शेखावत मेंशन। स्नेहा जी और श्वेता जी डिनर की सारी तैयारी देख रहे थे। वहीं दादाजी, दादी जी और विनय जी हाल में बैठे आपस में बात कर रहे थे। उनके पास में ही बैठी आर्या अपना फ़ोन चला रही थी। दादाजी सुनिए, आज आप भाई साहब से बात करके देखिए, शायद वो मान जाएं, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। विनय जी, माँ सही कह रही हैं पापा, आप तो अभिमान को जानते ही हैं, कितनी मुश्किल से राजी हुआ है, ऐसे में उसका मन बदले उससे पहले ही सब हो जाए तो अच्छा है। दादाजी,
ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है और अभी उम्र भी कम है। दादाजी, जबरदस्ती वाला काम मुझे भी नहीं करना, लेकिन एक बार बात शुरू तो कीजिए, क्या पता बात बन जाए। दादाजी, ठीक है, मैं देखता हूँ। वहीं किचन में स्नेहा जी किसी सोच में गुम थी। श्वेता जी की नज़र उन पर गई तो वो समझ गई कि वो क्यों परेशान है। वो स्नेहा जी के कंधे पर हाथ रखती हैं, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आ जाती हैं। श्वेता जी, दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक होगा। स्नेहा जी, उम्मीद तो यही है छोटी, लेकिन तुम अभिमान को तो जानती हो ना, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता लगी रहती है। श्वेता जी, तो फिर आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज सब अच्छा होगा। मेरा मन कहता है कि आज ही बात बन जाएगी। अब चलिए, यहाँ का काम भी पूरा हो गया है, बाकी नौकर देख लेंगे। हम भी बाहर बैठते हैं, थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। कुछ वक्त के बाद शेखावत मेंशन में 4-5 कारें आकर रुकती हैं, जिसमें से सिंघानिया फैमिली बाहर आती है। शेखावत फैमिली उनका स्वागत करती है, लेकिन अगस्त और अमायरा वहाँ नहीं होते। अभिमान ऊपर रेलिंग से लगकर सब कुछ देख रहा था। उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी जो वहाँ मौजूद नहीं था। तभी उसकी नज़र अपूर्व पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर अभिमान एक तिरछी स्माइल करता है, जिससे अपूर्व की मुट्ठी कस जाती है और चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन खुद को शांत करके वहीं बैठा रहता है। सब वहीं हाल में बैठे बातें कर रहे थे। दोनों दादाजी और दादी जी आपस में बिजी थी। वही तीनों लेडीज आपस में विनय जी, केशव जी के साथ अलग बैठे थे। व्योम भी विराज और अश्विन के साथ बात कर रहा था। अपूर्व अपने फोन में बिजी था। वहीं भाविका को आर्या अपने साथ ले गई। अमायरा और अगस्त नहीं आए? स्नेहा जी ने पूछा। वो दरअसल अगस्त हॉस्पिटल से आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए अमायरा उसके साथ आने के लिए रुक गई। थोड़ी देर में आते ही होंगे दोनों, राधिका जी बोली। तभी शेखावत मेंशन के बाहर कुछ कारें आकर रुकी। से निकलते ही अमायरा को किसी की नज़र खुद पर महसूस होती है, जिसे महसूस कर अंदर तक कांप जाती है, लेकिन इग्नोर करके अगस्त के साथ सीधा अंदर चली जाती है, जहां सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनके पैर छूकर वहीं पास में बैठ जाते हैं। अमायरा के आने के कुछ वक्त बाद अभिमान अपने औरे के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए हॉल में आ जाता है, जिसे अमायरा ने भी नोटिस किया, लेकिन इग्नोर करती रही, जो सीधा उसके ईगो पर लगी और उसकी आंखें काली पड़ गई। कुछ देर बाद डिनर का टाइम होता है। सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद आर्या सभी यंगस्टर को घुमाने के लिए ले जाती है। जब अभी हाल में दोनों परिवार के बड़े बैठे थे और साथ ही अपूर्व और अभिमान भी, लेकिन दोनों अपने फ़ोन में बिजी थे। राघवेंद्र, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरी पूरी बात सुनकर ही कोई फैसला लोगे। बिना किसी मजबूरी के कहकर दिलीप दादाजी सीरियस होकर उनकी तरफ देख रहे थे। क्या बात है दिलीप, जो तुम इतने सीरियस हो गए? अगर कोई परेशानी है तो बता मुझे, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तेरी मदद करने की। राघवेंद्र दादाजी बोले। परेशानी तो है, लेकिन उसका हल भी है और वो हल तेरे पास है, कहकर दिलीप दादाजी उनकी तरफ देख रहे थे। बाकी सबकी नज़र भी उन दोनों की तरफ थी। वहीं अभिमान चुपचाप बैठा अपना फ़ोन चला रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ से मतलब ही ना हो। लेकिन अपूर्व की नज़रें दिलीप दादाजी की बात सुनकर छोटी हो गई और बहुत सिकुड़ गई। उसे शायद अंदाजा हो गया था आखिर बात क्या है। वो एक नज़र अभिमान को देखकर वहीं बैठा चुपचाप अपना फ़ोन चलाने लगा। सिंघानिया फैमिली जहाँ दिलीप दादाजी की बात सुनकर कंफ्यूज बैठी थी, वहीं शेखावत फैमिली के मन में घबराहट थी। देख राघवेंद्र, जैसा तू जानता है, मेरा बड़ा पोता अभिमान कुछ वक्त पहले ही इंडिया आया है। उससे पहले ही विदेश में रहकर अपनी काबिलियत से खुद की कंपनी खड़ी की और कम उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में नाम कमा लिया। अब शेखावत फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से उसे जल्दी ही शेखावत इंडस्ट्रीज़ का CEO बना दिया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाए। इसलिए आज हम अपने पोते अभिमान के लिए तुम्हारी पोती अमायरा का हाथ मांग रहे हैं, कहकर चुप हो जाते हैं। वहीं उनकी बात सुनकर सिंघानिया फैमिली शॉक्ड हो जाती है। हर एक के दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी, क्योंकि ऐसी बात की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वहीं अपूर्व एकदम शांत बैठा था, जैसे उसको मालूम था। अपने शॉप से सबसे पहले बाहर आकर दादाजी राघवेंद्र से बोले, दिलीप तुम ये क्या बोल रहे हो? अमायरा लेकिन वो सिर्फ 20 साल की है और हमें उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। राघवेंद्र दादाजी की बात सुनकर शेखावत फैमिली के मन में घबराहट पड़ गई। वहीं अभिमान का चेहरा काला पड़ गया। ऊपर से साथ बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई और आसपास का माहौल खतरनाक हो गया। लेकिन वहां बैठे किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, सिवाय अपूर्व के, जो उसके गुस्से से आए बदलाव को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था।
अभिमान अपने गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले उसके कंधे पर एक हाथ आया जिसने उसको नॉर्मल करने की कोशिश की। वो हाथ अश्विन का था, जिसे व्योम से पता चला अभिमान की शादी के बारे में, इसलिए हाल में आ गया। लेकिन अब अभिमान के गुस्से में देख तो उसे शांत कराने लगा, वरना यहाँ का माहौल बिगड़ सकता था। अभिमान ने भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। राघवेंद्र दादाजी की बात सुनकर दिलीप दादाजी चुप हो गए। उन्हें इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन अपने पति को चुप देख वसुंधरा जी बोली पड़ी, भाई साहब, माना हमारा शादी के लिए अभी छोटी है, लेकिन मेरे अभिमान के लिए बिल्कुल सही जीवन साथी है। हमें वो पसंद है क्योंकि वो समझदार है, कम उम्र के बावजूद रिश्तों को समझ है। ऐसी ही पत्नी चाहिए अपने अभिमान के लिए, जो परिवार को लेकर चले, क्योंकि अभिमान परिवार का अगला मुखिया है, तो उसकी पत्नी भी समझदार और संस्कारी होनी चाहिए। हम आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, फिर भी आपका वही जवाब हुआ तो हम दोबारा आपसे ये बात नहीं करेंगे। आखिरी लाइन कहते हुए उनकी आवाज़ में एक उदासी थी जो वहाँ बैठे सभी ने महसूस की। सिंघानिया परिवार सोच में पड़ गए। कहीं न कहीं वसुंधरा जी की बात उन्हें सही लग रही थी। राधिका और केशव जी भी इस बात से सहमत थे कि उनकी प्रिंसेस के लिए अभिमान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मन ही मन इस रिश्ते को लेकर उनकी सहमति भी थी, लेकिन आखिरी फैसला राघवेंद्र जी का ही था। वही राघवेंद्र जी और कमला जी भी इसी सोच के साथ सहमत थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू की तरफ देखा, जो उन्हें देखकर अपनी आंखों से ही इशारा कर रहे थे। फिर अपूर्व को देखा, जो अभी भी अपने फोन में देख रहा था। अगली पीढ़ी का हेड होने के कारण परिवार के हर फैसले में उसकी सहमति भी जरूरी थी। उसने खुद पर अपने दादाजी की नज़रों को फील कर एक नज़र उनको देखा, फिर वापस फोन में बिजी हो गया। वही राघवेंद्र जी ने भी उसकी चुप्पी को उसकी मंजूरी मान लिया। राघवेंद्र दादाजी एक बार सबको देखकर शेखावत फैमिली की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में उम्मीद लिए उनको जवाब का इंतजार कर रहे थे। राघवेंद्र दादाजी एक गहरी सांस लेकर बोले, दिलीप, अमायरा मेरे पूरे परिवार की जान है। 3 पीढ़ी के बाद हमें ये सुख नसीब हुआ कि हमारे घर की बेटी जन्मी है, इसलिए बचपन से ही हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। उसकी हर इच्छा उसके बोलने से पहले ही पूरी हो गई। हमने हर चीज़ उसके लिए बेस्ट ही चुनी है। आज बात जीवन साथी की है, इसलिए अपने पूरे परिवार की सहमति से हमें अमायरा के लिए अभिमान पसंद है। वहीं उनकी बात सुनकर शेखावत फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। दिल की खुशी चेहरे पर दिखने लगी, लेकिन आगे की बात सुनकर उनकी खुशी जम गई। राघवेंद्र दादाजी ने जब सबके चेहरे पर खुशी देखी तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर आगे की बात करते हुए अपने चेहरे पर सख्ती लाकर बोले, लेकिन हम उन लोगों से नहीं हैं जो अपनी मर्जी से अपने बच्चों पर थोपे, इसलिए आखिरी फैसला उनका ही होगा और उनका फैसला हमें मंजूर होगा। राघवेंद्र दादाजी की बात से सभी सहमत थे, इसलिए आगे कोई कुछ नहीं बोला। वहीं दिलीप दादाजी भी उनसे सहमत होते हुए अभिमान की तरफ देखते हैं, जो अभी भी अपने फ़ोन में बिजी था, इसलिए अपने आवाज़ में सख्ती लाते हुए उसे आवाज़ देते हैं, जिससे वो अपना सिर उठाकर एक नज़र सबको देखता है, फिर दादाजी की तरफ देखकर अपनी आईब्रो उठा देता है, जैसे उसको आवाज़ लगाने की वजह पूछ रहा हो। उसकी बात समझकर दादाजी बोले, हम आपकी शादी अपने दोस्त राघवेंद्र सिंघानिया की पोती अमायरा से तय कर रहे हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अभिमान अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कुछ पर उन्हें देखता है, फिर अपने सिर को हिलाकर बोलता है, मंजूर है। फिर अपना ध्यान फिर से फोन में लगा देता है। वहीं उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए। तभी वहाँ एक प्यारी सी आवाज़ गूंजी। वह प्यारी सी आवाज़ और किसी की नहीं, हमारी अमायरा की थी। तो सब लोग जब आपस में बातें कर रहे थे तो उनकी नज़र हाल में बैठे बड़े लोगों पर जाती है, जो किसी बात पर खुश हो रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मम्मा पापा क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों? अमायरा ने राधिका जी से पूछा। कुछ नहीं प्रिंसेस, बस बड़े लोग की बात है, कहकर चुप हो जाती हैं। बाकी सभी कुछ नहीं बोलते। वहीं शेखावत फैमिली थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि राधिका जी ने अमायरा से झूठ क्यों बोला। वहीं हमारे अभिमान बाबू की तो नज़र अमायरा पर ही थी। कुछ वक्त पहले अभिमान की हाँ से सब खुश थे कि अचानक आई अमायरा को देखकर चौंक गए और बात संभालते हुए राधिका जी ने झूठ बोल दिया। कुछ देर बाद सब विदा लेते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं राधिका जी और केशव जी वहीं खड़े रहते हैं। तभी राधिका जी हाथ जोड़कर बोली, अंकल जी मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने अमायरा से झूठ बोला, क्योंकि मैं ऐसे ये बात नहीं कर सकती थी। भले ही वो कितनी ही समझदार हो जाए, लेकिन है तो अभी बच्ची ही, इसलिए मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ उससे बात करने के लिए, फिर जल्दी ही आपको जवाब दे दूँगी। तभी स्नेहा जी आगे आई और राधिका जी का हाथ पकड़कर बोली, इसमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। एक बेटी की माँ के तौर पर मैं समझ सकती हूँ, इसलिए बुरा नहीं लगा, बस थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन अब सब ठीक है। उनकी बात सुनकर राधिका जी और केशव जी मुस्कुरा कर सबसे विदा लेकर अपनी कार में बैठ गए। शेखावत फैमिली भी अपने अपने कमरे में चली गई।
सिंघानिया फैमिली घर जाने के बाद अपने अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तक एक काला साया बिना किसी को पता लगे मेंशन से बाहर आ जाता है। मीलों में फैले एक जंगल के बीच एक काले रंग में रंगा मेंशन, जहाँ पर फैली खामोशी उसकी दहशत की कहानी कह रही थी। उसी मेंशन के एक कमरे में एक आदमी शर्टलेस होकर कैनवास पर पेंटिंग कर रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। चांद की रोशनी उस कैनवास में होते हुए उसके गठीले बदन पर पड़ रही थी, जिससे उसकी चौड़ी छाती और 8 पैक्स एब उभर कर नजर आ रहे थे। तभी वह शख्स अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता है और उस तस्वीर को गौर से देखता है। कुछ वक्त बाद ऐसे ही देखकर धीरे से गुनगुनाता है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, कहकर शैतान की तरह हंसता है। वहीं उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। वह एक सनकी की तरह उस पेंटिंग को छू रहा था। तभी कमरे की लाइट चालू हो गई। उस कमरे की हर दीवार पर कोई पेंटिंग थी जो कि उसके पागलपन का सबूत दे रही थी। वहीं लाइट जलते ही उस शख्स का चेहरा नजर आने लगा था। वो अभिमान था, जो अपनी बनाई पेंटिंग को एक सनक के साथ देख रहा था। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मेरी बहन को अपना पागलपन मत बनाओ, वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, तुम्हारी दुनिया का नहीं। कहते हुए अपूर्व अभिमान के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन अभिमान की नज़र अभी भी तस्वीर पर थी। वो सभी पेंटिंग अमायरा की थी। उसमें अमायरा के हर भाव, हर आदत को कैद किया गया था। बिना अपना ध्यान उन पेंटिंग से हटाए अभिमान ने एक सनक के साथ कहा, डेविल किंग की क्वीन को उसकी दुनिया में शामिल होना ही पड़ेगा। यह उसकी किस्मत है जो मैंने लिखी है। अभिमान की बात सुनकर अपूर्व ने कहा, वह तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं बनी है, उसे आज़ादी चाहिए, कैद नहीं। अपूर्व की बात सुनकर अभिमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, वो अभिमान शेखावत की मोहब्बत, जुनून और पागल बने, जिसमें कैद तो होना ही होगा, चाहे मर्जी से या ज़बरदस्ती। वहीं अभिमान की बात सुनकर अपूर्व की मुट्ठी कस जाती है और उसे नसें तन जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अभिमान को रोका नहीं जा सकता था। मगर वो अमायरा को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, ना ही किसी को पहुंचाने देगा। अभिमान की मोहब्बत अमायरा के लिए ढाल है, हर बुरी नज़र के लिए। अभिमान एक माफिया किंग है, जिसे सब डेविल किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं अपूर्व भी माफिया का हिस्सा है। दोनों के बीच ना कोई दोस्ती है और ना ही कोई दुश्मनी, लेकिन एक दूसरे की बात बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। कुछ वक्त के बाद दोनों टेरेस पर थे, जहां उसके अलावा विराज, अश्विन और व्योम भी थे। सभी साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनके कानों में अश्विन की आवाज़ आई, क्या सच में तुम शादी करने वाले हो? इस सवाल पर सबकी नज़र अभिमान की तरफ चली गई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी ड्रिंक करता रहा। वहीं व्योम बीच में बोल पड़ा, अश्विन भाई, आप मानोगे नहीं, ये शादी की बात, और वो भी अमायरा से, भाई ने ही सबके मन में डाली है। वहीं ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए, सिवाय अपूर्व के। तुम सच कह रहे हो? मतलब ये सब अभिमान का प्लान था और लड़की भी खुद ही पसंद कर ली? इस बार विराज बोला, हाँ भाई, मुझे यकीन नहीं होगा, दादाजी ने भाई से शादी की बात की, तभी भाई ने अमायरा से शादी की बात कर ली थी। खुद दादाजी भी शौक थे, लेकिन उन्होंने भाई की बात मानकर अपने तरीके से ही इस रिश्ते की बात की, बोलकर व्योम चुप हो गया। वहीं ये बात सब जानकर अश्विन और विराज सदमे में थे। अश्विन जल्दी से होश में आया और उसने व्योम से पूछा, क्या अमायरा मान गई इस रिश्ते के लिए? वही तो कमाल की बात है भाई, उसे तो पता ही नहीं कि एक डेविल उसकी लाइफ में एंट्री ले चुका है। व्योम ने हंसते हुए दोनों को बताया। वहीं अपूर्व और अभिमान इन बातों से दूर चुपचाप बैठे थे। एक और अभिमान अपनी जुनूनी मोहब्बत का ऐलान कर चुका था। वहीं उसकी मोहब्बत उसके इरादों से दूर अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी। अमायरा गहरी नींद में थी कि उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसे छू रहा है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ, जिससे उसे घुटन महसूस हुई। उसने झटके में अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें दो गहरी और काली आंखों से टकराई। अपने होश में आते हुए उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई और वह सदमे में चली गई, क्योंकि उस साया ने उसके नरम मुलायम होठों पर अपने ठंडे और सख्त होठ रख दिए थे। वो साया काफ़ी शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। कुछ देर बाद जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तब वह सदमे से बाहर आई और अपने हाथ से उस साया को दूर करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वो साया उसे अपनी गहरी काली आंखों से घूर रहा था। वहीं अमायरा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उनकी चेस्ट आपस में बार बार टकरा रही थी। अमायरा अपनी सांसें संभालती, तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, मेरी करीबी बर्दाश्त करो सीखो डॉल, क्योंकि तुम मेरी दुनिया में कैद होने वाली हो। वेलकम टू माई हेयर डॉल, कहकर वो साया शैतान की तरह हंसता है। तभी एक चीख के साथ अमायरा अपनी नींद से जाग गई, लेकिन साउंड प्रूफ रूम होने के कारण उसकी चीख बाहर नहीं गई। थोड़ी देर बाद उसने टेबल से पानी लेकर पिया और बेचैनी से अपने पूरे कमरे पर नजर डाली। सबसे पहले
सब पहले जैसा ही था। यह क्या था? मुझे ऐसा सपना कैसे आया? क्या सच में मेरा वहम था या कोई था मेरे पास? वह सपना था तो वह शख्स कौन था जिसकी करीबी मुझे अभी भी महसूस हो रही है? इसी कसमकस में अमायरा परेशान हो गई थी। फिर उसे एक सपना समझकर सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी कोशिश के बाद उसे नींद आ गई। उसकी गहरी नींद में जाने के बाद एक साया बालकनी से उसके कमरे में आया और वहीं बेड पर उसके पास बैठ गया। मेरी करीबी तुम्हें अपने सपनों में भी महसूस होने लगी है डॉल, लेकिन जल्द ही इसे हकीकत बनाऊंगा। तब तुम सिर्फ मेरी होगी। अभिमान शेखावत की कहकर डेविड स्माइल करता है। कुछ वक्त पहले जंगल वाले मेंशन से बाहर निकलकर अभिमान अमायरा से मिलने आता है और सुकून से सोती अमायरा को एक तक देखता रहता है। कुछ देर बाद बालकनी से ही नींद में अमायरा को बेचैन होते और एक चीख के साथ जागते देख रहा था। अमायरा के सोते ही सामने आ जाता है। कुछ देर तक ऐसे ही अमायरा को देखता रहता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह सब जल्दी उठकर आ गए थे क्योंकि आज अमायरा की शूटिंग को लेकर शहर से बाहर जाना था। वहीं अमायरा अभी भी सो रही थी। कुछ देर बाद अलार्म बजा जिससे उसकी नींद खुली। अमायरा ने जैसे ही टाइम देखा 8 बज गए थे। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और वॉशरूम में चली गई। एक घंटे बाद वो सबकी ढेर सारी हिदायतों के साथ शूटिंग के लिए घर से रवाना हो गई। वक्त बीतता गया और अमायरा को शूटिंग के लिए गए 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में अमायरा ने अपनी एक्टिंग में जान डाल दी थी, साथ ही अपने व्यवहार से सबको साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। वह रोज रात के वक्त अपने घर पर सबसे बात करती थी। एक दिन राधिका जी उससे भाविका की प्रेगनेंसी की खबर सुनाते हैं जिससे वह बहुत खुश हो जाती। अब वो जल्द से जल्द घर आना चाहती थी। 3 महीने बाद एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड होती है। उसके कुछ वक्त के बाद अमायरा अपने लगेज के साथ बाहर निकलती और टैक्सी करके सिंघानिया मेंशन चली जाती है। अमायरा की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। डायरेक्टर ने एक पार्टी रखी थी लेकिन अमायरा पार्टी अटेंड नहीं करती और अकेले ही वापस आ जाती है। कुछ वक्त के बाद अमायरा की टैक्सी सिंघानिया मेंशन के बाहर रुकी। अमायरा अपना लगेज लेकर घर के अंदर एंटर करती है तो चारों तरफ अंधेरा देख के चौंक जाती है। आखिर सब लोग कहाँ गए ये सोचकर सबको आवाज़ लगाती मगर कोई जवाब नहीं देता। अचानक किसी अनहोनी के ख्याल से अमायरा घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। तभी पूरा घर की लाइट्स एक साथ चालू हो जाती हैं और एक एक घर सब सरप्राइज कहते हुए बाहर आते हैं जिसमें सिंघानिया फैमिली के साथ शेखावत फैमिली भी मौजूद होती है। जैसे ही सबकी नज़र आंसू से भरे अमायरा के चेहरे पर जाती है उनके चेहरे की स्माइल जम जाती है और उसकी जगह परेशानी दिखने लगती है। राधिका जी अमायरा के पास जाकर जल्दी से उसे गले लगा लेती हैं। अमायरा काँप रही थी जिसे महसूस कर वह उसे चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वह चुप नहीं होती। तभी एक मजबूत हाथ आकर अमायरा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। जब सबकी नज़र उस मजबूत हाथ के मालिक पर पड़ी तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वह शख्स अभिमान था जो अभी अभी अश्विन के साथ मेंशन के अंदर आया था। उसकी पहली नज़र राधिका जी की किसी बाहों में रोती अमायरा पर पड़ी जिसे देखकर बिना किसी की परवाह किए अपनी बाहों में ले लिया। अमायरा को अपनी बाहों में लेकर उसे एक सुकून महसूस हुआ। वहीं अमायरा को प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आई और बिना जाने कि वह इस वक्त किसकी बाहों में ऐसे ही सुबकती रही। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तब उसे अपनी कमर और बालों पर मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी नज़र अभिमान की नज़रों से टकराई। आसपास की खबर के बिना दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। अभिमान की नज़रों की तपिश को महसूस कर अमायरा के गाल अपने आप लाल हो गए और नज़रें झुक गईं जिसे देखकर अभिमान के बिना भाव के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। खुद को भी अभिमान की बाहों में देखकर जल्दी से अलग हुई। उसकी नज़र सब लोगों पर पड़ी जो उसे और अभिमान को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभी कुछ वक्त पहले की सिचुएशन और सबके सामने अभिमान के गले लगने की बात याद करके उसका चेहरा पूरा लाल हो गया और अपनी शर्म को छुपाने के लिए फ्रेश होने का बोलकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई। सबकी नज़रें उसकी तरफ थी इसलिए उसके ऐसे भागने से सबकी हंसी छूट गई और सब हाल में लगे सोफे पर जाकर बैठ गए। लेकिन किसी की भी नज़र अभिमान के चेहरे पर नहीं पड़ी जो अमायरा को खुद के छुड़ाने के बाद अपने खाली बाहों को देखकर काला पड़ चुका था। अमायरा का खुद को ऐसा छुड़ाना उसे पसंद नहीं है जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। तभी उसे अपनी बाहों में अमायरा की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। फिर से अपने औरे में आकर वही हाल में सिंगल सोफे पर बैठ गया। अमायरा अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करती है और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। थोड़ा नॉर्मल होकर जो नीचे हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। वह सब याद करके फिर से ब्रश करने लगती है। जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी मारती है। ये क्या हो गया है मुझे? मैं मिस्टर शेखावत के बारे में सोचकर ब्रश कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उनसे दूर रहना है था। ये सब सोचकर अमायरा परेशान हो जाती है। फिर खुद को हिम्मत देकर कि शायद पहली बार किसी लड़के के करीब आई इसलिए ऐसा हो रहा है और ये नॉर्मल है सोचती है। लेकिन उनका करीब आना इतना सुकून कैसे दे सकता है जबकि वो एक खतरनाक इंसान है। लेकिन उस वक्त खुद की हालत को सोचकर इग्नोर कर देती है और खुद को ठीक करके नीचे चली जाती है।
नीचे सब लोग आपस में बात कर रहे थे। उसको देखते ही बधाई देते हैं। अमायरा भी खुशी खुशी सबसे मिलकर पैर छूती है और वहीं उनके पास बैठ जाती है और अपने 3 महीनों की जर्नी के बारे में बताती है। लेकिन एक बार चारों तरफ देखती है, अभिमान वहाँ नहीं था। यह देखकर राहत की सांस लेती है। वहीं बैठी स्नेहा जी अमायरा की नज़रों को देखकर मुस्कुरा लेती हैं और उसे धीरे से उसके पास आकर बोलती हैं, उसे कुछ काम था इसलिए चला गया, और वापस अपनी जगह बैठ जाती है। वहीं अमायरा उनकी बात सुनकर चौंक जाती है। सिचुएशन उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, इसीलिए उनको एक फीकी मुस्कान देकर अपनी नज़रें घुमा लेती हैं। स्नेहा जी भी उसकी सिचुएशन समझकर इग्नोर कर देती हैं। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके हाल में वापस आ जाते हैं। तभी दिलीप दादाजी अमायरा को अपने पास बुलाकर एक गिफ्ट देते हैं। अमायरा मना करती है, लेकिन उसकी कामयाबी के पहले कदम पर बढ़ने की खुशी का गिफ्ट है बोलकर दे देते हैं, तो अमायरा भी खुशी खुशी ले लेती है। थोड़ी देर बाद शेखावत फैमिली चली जाती है और बाकी सब भी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। आज अमायरा भी काफ़ी थक गई थी, इसलिए सीधा जाकर सो जाती। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और राधिका जी और केशव जी अंदर आते हैं। अमायरा को सोता देखकर उसके सिर पर हाथ फेरकर वापस चले जाते हैं। राधिका और केशव जी का कमरा। अपने कमरे में आकर राधिका जी किसी सोच में गुम थी। वहीं अपनी पत्नी को कहीं खोया हुआ देखकर केशव जी उनके पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, कहाँ खोई हुई है आप, जो आप आसपास का कोई होश ही नहीं है आपको। अपनी सोच में गुम राधिका जी केशव जी की बात सुनकर होश में आती हैं और कहती हैं, आज स्नेहा जी मुझसे पूछ रही थी कि अमायरा से उसके और अभिमान के रिश्ते की बात कब करने वाली हैं। वो जल्द से जल्द अमायरा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अमायरा से इस बारे में कैसे बात करूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस बात पर, जैसे बहुत जल्दबाजी हो रही है। मेरी अम्मू अभी बहुत छोटी है। राधिका जी की परेशानी समझकर केशव जी उनको शांत कराते हुए कहते हैं, आप बेकार में परेशान हो रही हैं राधिका। हमारी अम्मू कोई बहुत छोटी नहीं है, ऑलरेडी 20 की हो चुकी है और 2 महीने बाद 21 की हो जाएगी। ऐसे में उसकी शादी का सोचना कोई जल्दबाजी नहीं है। आज नहीं तो कल हमें उसकी शादी करनी ही है, फिर अभी क्यों नहीं। वैसे भी अभिमान जैसा लड़का, इसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, जिससे हर कोई अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता है। ऐसा लड़का हमारी अमायरा की किस्मत में आया है तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। अपने मन से डर निकाल दीजिए, कुछ गलत नहीं है। बस एक माँ का प्यार है जो अपनी बेटी को खुद से दूर भेजने के ख्याल से घबरा गया है। और बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, ये प्यार कभी कम नहीं होगा। आखिर बच्चे अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, फिर चाहे उनको खुद के बच्चे हो जाए तब भी। समझ रही है ना मेरी बात। वहीं केशव की बात सुनकर और समझकर राधिका जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उनके गले लगकर बोली, आपने सही कहा, मैं बेकार में परेशान हो गई, लेकिन अब कोई चिंता नहीं। मैं कल ही अम्मू से बात करूंगी और आप भी मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। आपका हुक्म सराखों पर, बोलकर केशव जी हंस दिए। अगले सुबह सिंघानिया मेंशन में सब अपने वक्त पर उठकर अपने रूटीन में लगे गए, लेकिन हमारी अमायरा मैडम अभी भी अपने रूम में गहरी नींद में सो रही थी। कल की थकावट की वजह से किसी ने भी उसको नहीं उठाया। अपनी भाविका को जल्दी उठने पर राधिका जी और कमला जी से डांट पड़ गई और उन्होंने उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया आराम करने को। लेकिन वो अपने कमरे में ना जाकर सीधा अमायरा के कमरे में चली गई और उससे पकड़कर सो गई। अपने पास किसी को लेटा महसूस कर अमायरा ने अपनी आंखें हल्के से खोली और भाविका देखकर उसके गले में रखकर सो गई। कुछ वक्त बाद सब नाश्ते के समय पर सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। राधिका जी सबको नाश्ता सर्व करके खुद भी बैठ गई। अमायरा और भाविका को वहां मौजूद ना पाकर अपूर्व की वहाँ सिकुड़ गई और उसने दोनों के बारे में पूछा तो राधिका जी बोली, अम्मू के लिए कल का दिन काफ़ी थका देने वाला था, इसलिए वो अपने रूम में सो रही है और हमने भी उसे नहीं उठाया, और भाविका अपने रूम में आराम कर रही है। अपूर्व बेटा, भाविका अभी प्रेग्नेंट है और शुरुआती महीने बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे में उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए और उसे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, बता देना उसे। वहीं राधिका जी की बात सुनकर अपूर्व चौंक गया। उसने आगे की बात सुनी ही नहीं। उनकी बात खत्म होते ही अपूर्व बोला, मॉम मैं अभी अपने रूम से ही आया हूँ, भाविका अपने कमरे में नहीं है। वहीं अपूर्व की बात सुनकर सबके नाश्ते करते हुए हाथ रुक गए। राधिका जी बोली, मजाक मत करो बेटा, हमने खुद उसे आराम करने को रूम में भेजा है, वह वहाँ नहीं हो तो कहाँ जा सकती है। लेकिन अपूर्व ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मॉम आप जानती हैं मैं मजाक नहीं करता। वहीं उनकी बातें सुनकर अपूर्व के चेहरे को देखकर सब टेंशन में आ गए। घर के सभी लोग भाविका के गायब होने से परेशान हो गए थे। सारे सर्वेंट्स और गार्ड से पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी ने भी भाविका को कहीं नहीं देखा। घर में न बाहर जाते हुए तभी कुछ सोचते हुए अपूर्व घर की सीसीटीवी फुटेज अपने फ़ोन में चलाता है, जिसमें भाविका अपने रूम में की जगह अमायरा के रूम में जाते हुए दिखी। ये देखते ही अपूर्व तेज कदमों से अमायरा के रूम की तरफ जाने लगा। वहीं बाकी सब उसे जल्दबाजी में अमायरा के रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं तो उन्हें टेंशन हो जाती है कि अमायरा तो ठीक है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाते हैं।
हैं। अपूर्व अमायरा के रूम के बाहर आकर आराम से दरवाज़ा खोलता है और सामने का नज़ारा देखकर वहीं ठहर जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे आए थे, वो भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अमायरा और भाविका एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। जहाँ अमायरा ने भाविका को कमर से पकड़ रखा था, वहीं भाविका का एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा हाथ उसके बालों में था। दोनों दुनिया जहाँ की चिंता छोड़कर ऐसे सो रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर सोती है। अगस्त आगे आकर अपने फ़ोन में दोनों की तस्वीरें खींच लेता है। फिर सभी बिना आवाज़ के कमरे से चले जाते हैं। जहाँ थोड़ी देर पहले सबके चेहरे पर टेंशन और डर था, अब वहीं सब खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद अपूर्व और अगस्त अपने अपने काम पर चले गए। वहीं दादाजी और दादी अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले गए। केशव जी भी जल्दी आने का बोलकर बाहर चले गए। अब घर में केवल राधिका जी थी जो अमायरा और भाविका के जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद अमायरा की नींद खुली। उसे कोई अपने पास महसूस हुआ। उसने सामने देखा भाविका उसे गले लगाकर सो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भाविका के गाल पर किस कर दिया। भाविका भी अमायरा के साथ ही जगी। उसने उसके किस को महसूस कर एक स्माइल दिया और उसके फोrehead पर किस कर दिया। गुड मॉर्निंग भाभी, आप मेरे पास कैसे? अमायरा ने पूछा। गुड मॉर्निंग अम्मू, मम्मा और दादी ने मुझे रेस्ट करने को कहा। अकेले रूम में रहने से अच्छा मैं तुम्हारे पास आ गई, भाविका बोली। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो 10:15 का टाइम बता रही थी। ये देखकर वो झटके से खड़ी हुई, जिस पर अमायरा ने धीरे से उठने को बोला। भाविका उठकर अपने रूम में चली गई और अमायरा वाशरूम में। आधे घंटे बाद दोनों हॉल में आए, जहां राधिका जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अमायरा और भाविका उनके दोनों तरफ बैठ गई। अमायरा ने उनकी गोद में और भाविका ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। राधिका जी अपना फोन काटकर और अपना एक हाथ अमायरा के सिर पर और दूसरा भाविका के गाल पर रखकर बोली, भूख लगी है? जिस पर दोनों ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने सर्वेंट से कहकर उनके लिए नाश्ता मंगवा दिया। दोनों ने नाश्ता किया और राधिका जी के साथ वक्त बिताया। दोपहर के लंच टाइम के बाद तक केशव जी भी आ गए थे। चारों लंच करने बैठे तब अमायरा ने पूछा, मम्मा, दादू और दादी कहाँ हैं? मम्मी जी और पापा जी अपने दोस्तों से मिलने गए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, राधिका जी बोली। लंच के बाद अमायरा, राधिका जी और केशव जी हॉल में बैठे थे और भाविका को थोड़ा आराम करने को भेज दिया। राधिका जी थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने पास बैठी अमायरा को बोली, अम्मू बच्चा, क्या आपको हम पर विश्वास है? अगर हम आपके लिए कोई फैसला करेंगे तो आप मानेंगी? और एक उम्मीद से उसकी तरफ देखा। केशव जी की नजरें भी उसकी तरफ थी। अपने मम्मा पापा को अपनी तरफ देखता पाकर अमायरा ने एक प्यारी स्माइल दी और कहा, मम्मा पापा, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है आप दोनों मेरे लिए जो भी डिसीजन लोगे बेस्ट होगा। एंड डोंट वरी, मुझे आपका हर डिसीजन मंजूर है। अमायरा की यह बात सुनकर दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। राधिका जी बोली, मुझे पता था मेरी अम्मू मुझे कभी मना नहीं करेगी। तभी केशव जी बोले, प्रिंसेस, हमें खुशी हुई आपकी बात सुनकर, लेकिन हमारे इस डिसीजन पर आपकी मंजूरी जरूरी है, क्योंकि ये डिसीजन आपकी पूरी लाइफ के लिए है, इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनना। राधिका जी बोली, अम्मू, आपको याद ही होगा आपके शूटिंग के लिए जाने से पहले हम सब शेखावत मेंशन गए थे। वहाँ दिलीप अंकल ने अपने बड़े पोते अभिमान के लिए आपका हाथ मांगा है और हम सबको ये रिश्ता बहुत पसंद है, लेकिन आखिरी फैसला आपका होगा, इसलिए आप बताइए आप क्या चाहती हैं। राधिका जी की बात सुनकर अमायरा के होश उड़ गए और वो अभिमान ये कैसे हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बोले तो क्या। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा जो अपने सवाल के जवाब में उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी उसे दोबारा राधिका जी की आवाज़ सुनाई थी जो उसकी मर्जी पूछ रही थी। अमायरा ने काफ़ी हिम्मत जुटाई और कहा, मम्मा, आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है और शादी के लिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अमायरा का जवाब सुनकर दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आखिर यही जवाब की उम्मीद तो थी उन्हें, इसलिए राधिका जी बोली, अम्मू, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे बेटा, आपको एक बात सोचना चाहिए। 2 महीने बाद आप वैसे भी 21 की हो जाएंगी और यही सही उम्र है शादी की, और आपके करियर में भी कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन मम्मा, मैं तो उन्हें जानती ही नहीं हूँ और ना ही कभी उनसे बात की, फिर कैसे ये डिसीजन ले लूँ, बोलकर अमायरा उनकी तरफ देखती है। कोई बात नहीं प्रिंसेस, पहले नहीं मिली तो अब मिल लो, हमें उम्मीद है आप सही डिसीजन लेगी। अच्छा, आप अपने कमरे में जाओ और अच्छे से सोचो, क्योंकि हमारा काम आपको समझाना है, बाकी फैसला आपका ही होगा। ये सुनकर अमायरा अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे ही रात हो जाती और सभी लोग घर आ चुके थे और डिनर करके अपने अपने रूम में भी जा चुके थे, लेकिन अमायरा दोपहर के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकली। केशव जी ने सबको दोपहर में अमायरा से हुई बात के बारे में बता दिया था। सबको ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए सभी इस बात में सहमत थे। डिनर के लिए बुलाने पर भी उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे भूख नहीं। किसी ने भी कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको लगा कि उसे कुछ वक्त देना जरूरी है ताकि वो सोच समझकर फैसला ले। इसलिए राधिका जी ने एक सर्वेंट किया तो उसके लिए डिनर भिजवा दिया था कि जब मन होगा तब खा लेगी। सर्वेंट भी थाली उसके रूम में लेके चला गया।
सोने से पहले एक बार राधिका जी और केशव जी अमायरा के रूम में आए, जो अपने बेड पर सो रही थी। वहीं टेबल पर थोड़ा सा खाया हुआ खाना पड़ा था। राधिका जी ने अमायरा के पास आकर बैठ जाती और उसका सिर चलाते हुए केशव जी से कहती हैं, केशव, हम सही तो कर रहे हैं ना हमारी अम्मू के साथ? कहीं ऐसा ना हो ये रिश्ता उस पर बोझ बन जाए। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं राधिका? क्या कोई बात है आपके मन में जो आपको परेशान करिए? केशव जी ने पूछा। आपने देखा नहीं, जब से अम्मू को ये बात पता चली उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, किसी से भी बात नहीं की। ऐसा लगता है मेरी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है, जैसे हम उस पर ये रिश्ता जबरदस्ती थोप रहे हो। राधिका जी बोली। आप ये सब क्यों सोच रही हैं राधिका? हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारी अम्मू के लिए अभिमान ही सही है, इसलिए तो ये बात आगे बढ़ाई है। और रही अम्मू की बात अचानक से शादी के बोलने पे, वो भी एक अनजान के साथ, तो कोई भी परेशान तो हो ही जाएगा। इसलिए अम्मू को ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है। जब अभिमान से मिलेगी और उससे बातें करेगी, हमें पूरा यकीन है उसका जवाब हाँ ही होगा। इसलिए अभी चलकर सो जाइए और इसे भी सोने दीजिए। कहकर केशव जी ने अमायरा को देखा और राधिका जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे के दरवाजे को बंद होते ही आवाज़ सुनकर अमायरा ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी, जिसे अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही। दोपहर को अपने मम्मा पापा की बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि अब कहानी नॉवल से अलग हो गई थी। मेन लीड अभिमान ने कभी उसे पसंद नहीं किया था, वो उसे नफरत करता था। जब भी उसके पास आती उसकी इंसल्ट करता था और आखिर में वो मर गई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, वो अभिमान से दूर ही रही। उसने कभी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा कैसे बदल गई? इसके बारे में नॉवल पढ़ते वक्त ही उसकी रूह कांप जाती थी, जिसकी क्रूएल्टी के उसने न सिर्फ पढ़ा था बल्कि साथ साथ महसूस भी किया था। उससे बेहतर कोई नहीं जानता वो कैसे सनकी और पागल इंसान है। ऐसा पागल इंसान से उसका जुड़ना उसे बार बार परेशान कर रहा था। ऐसे ही कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने अपने मम्मा पापा की सारी बातें सुनी थी। वो सोई नहीं थी, बल्कि किसी के कदमों की आहट सुनकर आंख बंद करके लेट गई। जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ गई। उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो गई। वो जल्दी से नहाकर घर से बने मंदिर में चली गई, जहाँ राधा कृष्णा की मूर्ति थी। वैसे तो वो वहाँ पहले भी जा चुकी थी और अपने दादी के साथ पूजा भी करती थी, लेकिन आज अपने मन की परेशानी के लिए आई थी। मंदिर की सफाई कर पूजा की सारी तैयारियां कर ली और उनके सामने बैठ गई। खाना मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, बिना कुछ मांगे। आपने मुझे अनाथ बनाया, मैंने स्वीकार किया। दोस्त और प्यार के नाम पर धोखा और मौत मिली, लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत माना। लेकिन आखिरी वक्त में आपने तो मेरी पूरी किस्मत बदल दी और मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया। जिस प्यार के लिए पूरी जिंदगी तड़पी, वो प्यार इस जन्म में मिला। हर वक्त मेरा साथ दिया, तो फिर जीवन साथी के मामले में आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ऐसा इंसान को मेरी लाइफ में ले आए जो इंसान नहीं शैतान है, जो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। ऐसे में कैसे हाँ करूं इस रिश्ते को जिसका कोई फ्यूचर नहीं? अमायरा अपने काना से अपने दिल की शिकायत कर रही थी, बिना ये जाने कोई उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। ये अपूर्व था, जो अपने मीटिंग मॉर्निंग रूटीन के लिए जल्दी उठ गया था, लेकिन अमायरा को मंदिर में देखकर उसके पास आ रहा था। लेकिन अमायरा की बातें सुनकर वहीं खड़ा हो। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में कोई इमोशन आकर चले गए। जब वो वहाँ आया तो अमायरा को अभिमान की शिकायत करते सुना, लेकिन उसके आगे की बात सुनकर उसे चिंता हुई, कहीं अमायरा इस रिश्ते के लिए ना मना कर दे। ऐसा नहीं था कि उसे अमायरा की फिक्र नहीं थी, लेकिन अभिमान के पागलपन और जिद की वो अच्छी तरह जानता था। ये सब उसकी मर्जी से हो रहा था, इसलिए अब तक चुप है। वरना जिस वक्त उसकी नज़र अमायरा पर पड़ी, उसी वक्त बिना किसी परवाह के अपने पास रख लेता। अमायरा के इनकार के बाद उसके पागलपन की हर हद टूट जाएगी और वो उसे अपने पास कैद कर लेगा। अभिमान अमायरा से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी आज़ादी जरूर छीन लेगा। इसलिए अब अमायरा से बात करने का सोचकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सिंघानिया मेंशन में अब तक सब उठ चुके थे, तभी उनके कानों में आरती सुनाई देती, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। सभी अपने कमरे से निकलकर मंदिर में आ जाते हैं, जहां अमायरा अपनी मीठी आवाज़ में आरती गा रही थी। सभी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अमायरा आरती करने के बाद जैसे ही पीछे पलटती है, पूरे परिवार को अपने सामने खड़ा पाती है। वो एक स्माइल करके सबको आरती देती है। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद अपूर्व अमायरा को कॉलेज छोड़ने का कहता है। वो भी मान जाती है और अपना कॉलेज बैग लेकर उसकी कार में कॉलेज के लिए निकल जाती है। कार में बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अपूर्व कार चला रहा था, वही अमायरा की बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी और वो अपूर्व से बोली, भाई ये कॉलेज जाने का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अपूर्व बोला, तुम कॉलेज थोड़ा लेट जाओगे, और चुप हो गया। अमायरा अपने भाई के कम बोलने की आदत जानती थी, इसलिए दोबारा कुछ नहीं बोली और बाहर देखती रही। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक झील के पास आकर रुकी। अपूर्व उसमें से बाहर निकला और थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो गया।
वहीं अमायरा, जिसका ध्यान वहां की खूबसूरती पर था, दरवाजे के बंद होने पर होश में आई। उसने अपूर्व को देखा, जो कार से बाहर निकलकर एक जगह खड़ा। वो भी बाहर निकलकर उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। प्रिंसेस, क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? अपूर्व ने अमायरा की तरफ घूमते हुए पूछा। वहीं अपूर्व के सवाल को सुनकर अमायरा हैरान हो गई। उसने नहीं सोचा था कि अपूर्व उससे ये सवाल करेगा, लेकिन वो क्या जवाब दे उसके समझ नहीं आया। वहीं अपूर्व उसके चेहरे के भाव को पढ़ रहा था, उसके मन की बात समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए वैसे ही खड़ा उसे देख रहा था। कुछ वक्त बीतने के बाद उसका कोई जवाब न पर अपूर्व ने अपना ध्यान उसे हटा लिया। एक 10 साल का लड़का था प्रिंसेस, जिसने कुछ दिन पहले अपने पापा को एक एक्सीडेंट में खो दिया। उसने अपनी माँ और दादी को अपने पिता की याद में घंटों आंसू बहाते देखा था, लेकिन खुद एक आंसू नहीं रोया, क्योंकि उनके एक्सीडेंट के कुछ घंटों बाद उसे पता चला उसके पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक प्लान मर्डर था, जिससे उसके पिता के करीब दोस्त ने करवाया था, क्योंकि उसने उनकी कंपनी के नाम से गवर्नमेंट में एक बड़े प्रोजेक्ट में फ्रॉड किया था, जिसकी जानकारी उसके पिता को लग गई थी। वह उसे सजा दिलाना चाहते थे। बोलकर अपूर्व चुप हो गया, लेकिन उसकी बात सुनकर अमायरा दुखी होने के साथ कंफ्यूज भी थी। उसे उस लड़के के लिए बुरा लगा, लेकिन समझ नहीं पाई कि अचानक उसके भाई ने यह कहानी क्यों सुनाई, जबकि वह कुछ और बात कर रहे थे। तभी फिर से उसे अपूर्व की आवाज़ सुनाई दी। इस बात को 1 महीना ही बीता था कि उनके घर पर पुलिस आई और उन्होंने कंपनी में हुए फ्रॉड का सारा इल्जाम उस लड़के के पिता पर लगा दिया। परिवार के सभी लोग शॉक्ड थे। जिस इंसान ने हमेशा ईमानदारी से काम किया हो, वो गवर्नमेंट के काम में फ्रॉड कैसे कर सकता है? लेकिन पुलिस ने वो सारे सबूत दिखाए जो उनके खिलाफ थे। साथ ही एक चश्मदीद गवाह भी था, जो उसके पिता का दोस्त था। सारा इल्जाम अपने दोस्त पर डालकर यह साबित कर दिया कि कंपनी में फ्रॉड उसके दोस्त ने किया था, और इस बात का पता चलने पर उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ मारपीट कर भगा दिया गया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अपूर्व एक बार फिर चुप हो गया और दोबारा अमायरा की तरफ देखा और बोला, लाइफ कोई फेरी टेल नहीं होती प्रिंसेस। उस दुनिया में कोई अच्छा नहीं होता। हर इंसान के अंदर बुराई है, मेरे अंदर भी और तुम्हारे अंदर भी। लेकिन बुराई को देखकर किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है जिसके साथ ये सब हुआ, लेकिन जिसने उसके साथ बुरा किया उसको कोई पछतावा नहीं हुआ। इन सब के बाद उसके पिता की कंपनी के स्टॉक गिर गए और सारी संपत्ति गवर्नमेंट ने सीज कर ली। अब उनके पास था तो सिर्फ एक घर और एक डूबती हुई कंपनी, जिसे बचाने के लिए वह लड़का अपना बचपन भूल गया और बन गया एक मैच्योर इंसान। लेकिन एक चीज जो उसे बदली थी, उसे किसी ने नहीं देखा, वो थी नफरत की आग। इसलिए धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान से शैतान बन गया, जिसे धोखे से सख्त नफरत थी। जिस इंसान ने उसके पिता को छीना, उसे बर्बाद करके एक भयानक मौत दी। दुनिया की नज़र में वो एक शैतान है, जिसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने परिवार के लिए उनका शरीफ बेटा, जो फिक्र करता है, जानता है, लेकिन दिखाता नहीं। बोलकर चुप हो गया। अमायरा चुपचाप अपूर्व की कहानी सुन रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्योंकि उसने दुनिया का सच्चा आईना बताया था, जो अमायरा ने कभी नहीं देखा, लेकिन सायरा ने जरूर देखा था। क्योंकि वो बचपन से अनाथ थी, उसने दुनिया के हर रंग को देखा था, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाया कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक गलती हुई, जो उसने गलत लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने उसे मौत दे दी। अपनी सोच में गुम अमायरा के कानों में दोबारा अपूर्व की आवाज़ सुनाई दी, जानती हो प्रिंसेस, वो लड़का कौन था? कहकर अपूर्व ने अमायरा की तरफ देखा, जो क्यूरियोसिटी के साथ उसे देख रहे थे। उस लड़के का नाम अभिमान शेखावत है। वो लड़का अभिमान है। यह सुनकर अमायरा शॉक्ड थी। बिना माँ बाप की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है, ये बात उससे ज़्यादा अच्छे से भला कौन जान सकता है। कई बार बुरे हालातों के आगे इंसान अच्छा बुरा सब भूल जाता है। उस वक्त इंसान जैसा होता है वही उसकी पहचान होती है, क्योंकि उसमें कोई छलावा नहीं होता। मैंने तुम्हें अभिमान का पास्ट इसलिए नहीं बताया कि तुम इमोशनल होकर कोई फैसला लो। मैंने तुम्हें एक कड़वे सच को बताया, जो इस रिश्ते के जुड़ने के बाद आज नहीं तो कल तुम्हारी जिंदगी में असर जरूर डालेगा। कहकर अपूर्व अपनी कार की तरफ चला पड़ा। अब आप भी तो उन्हें पसंद नहीं करते ना भाई, फिर भी आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, ऐसा क्यों? अपूर्व को जाते थे अमायरा बोली। अपूर्व के कदम अमायरा की बात सुनकर रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा, जहां अमायरा अपने सवाल के जवाब में उसकी तरफ ही देख रही थी। तुमने किसने कहा? अपूर्व बोला। किसी ने नहीं, बस मैंने महसूस किया। आप दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, ना ही बात करते, बस एक दूसरे को घूर कर देखते हो। बड़े ही मासूमियत के साथ अमायरा बोली, जिससे अपूर्व के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने जल्दी छुपा ली। हाँ, ये सच है कि मैं उसे कुछ खास पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी कोई वजह है। लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। और एक बात, चाहे कुछ भी फैसला लो, एक बार पलट कर जरूर देखना। तुम्हारा ये भाई हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा।
कहकर अपूर्व कार की तरफ चला गया। उसने सोच लिया था वो अमायरा की मर्जी की रिस्पेक्ट करेगा। अगर वह इस रिश्ते से खुश नहीं है तो अभिमान से बचाने की हर कोशिश करेगा। वही अमायरा भी अपूर्व की बात सुनकर एक पल के हैरान रह गई, फिर उसके पीछे कार में जाकर बैठ गई। अपूर्व ने कार वापस घुमा ली और कार के अंदर दोनों चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला। अपनी सोच में गुम अमायरा को अपूर्व कॉलेज छोड़कर ऑफिस चला गया। कॉलेज में भी अमायरा अपने ख्यालों में गुम थी। ऐसे ही शाम हो गई। अमायरा घर आकर किसी को डिस्टर्ब ना करने का बोलकर अपने कमरे में चली गई। रात को डिनर के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और अपना खाना खा रहे थे। वहीं राधिका जी भाविका को बार बार खाना परोस रही थी और जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वॉमिट होने की वजह से उसे खाना खाने का मन नहीं था। वहीं बाकी सब भी ये देखकर खुश हो रहे थे। अमायरा ने एक नज़र अपने पूरे परिवार को देखा, फिर कुछ सोचकर अपने दादाजी से बोली, दादू हाँ बच्चे, मैं तैयार हूँ। सबको अमायरा की आवाज़ सुनाई दी, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ था, लेकिन उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। अमायरा ने एक बार सबकी तरफ देखा। उनकी कंफ्यूजन को समझते हुए उसने दोबारा कहा, दादू मैं शादी के लिए तैयार हूँ और इस रिश्ते के लिए मेरी हाँ है। अपनी बात बोलकर अमायरा चुप हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। दादी ने आगे आकर उसका सिर चूम लिया। डिनर के बाद राघवेंद्र दादाजी ने दिलीप जी को कॉल किया और खुशखबरी दी और जल्दी ही मिलने का बोलकर फोन रख दिया। वहीं अमायरा ने अपने परिवार के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी, जिसे देखकर वो भी मुस्कुरा दी। अब उसे अपना फैसला सही लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद सब अपने कमरे में चले गए। रात के सन्नाटे में एक साया सिंघानिया मेंशन में बालकनी से आया। उसने सामने की तरफ देखा, जहाँ एक खूबसूरत लड़की अपने बेड पर सुकून से सो रही थी। बालकनी से आती चांद की रोशनी उसका गोरा रंग चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, जो किसी के भी दिल को धड़काने को बढ़ने के लिए काफी थी। वहीं उस साया की नजर उस खूबसूरत परी पर पड़ी, जो खूबसूरती में अप्सराओं को भी पीछे छोड़ दे। वह अपने धीमे कदमों के साथ उसके पास आया और बेड पर बैठकर उसके खूबसूरत चेहरों को निहारने लगा। फिर उसके बाजू में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक तक उसको चेहरे को देखते हुए बोला, आज तुमने मेरी कैद की तरफ एक कदम बढ़ाया, जल्द ही तुम्हें अपने पास कैद कर लूंगा। बोलकर एक सनकी की तरह मुस्कुरा दिया। यह अभिमान ही था जो अपने सुकून की तलाश में आया था और दोपहर से ही उसका मन बेचैन था, जिसे अब जाकर सुकून मिला। अमायरा की तरफ देखते हुए वो दोपहर की बातें याद में खो गया। फ्लैशबैक। अभिमान की आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वो सुबह जल्दी ऑफिस निकल गए। दोपहर को मीटिंग से फ्री होकर अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसके पास रखा फोन बजा। उसने अटेंड किया तो सामने से उस बॉडीगार्ड का फोन था, जिसे अमायरा के पीछे लगाया था। उसने सुबह की सारी अपडेट अभिमान को दी और अमायरा और अपूर्व के बीच की बातचीत की ऑडियो भेजी, जिसे सुनकर अभिमान का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने गुस्से से अपने फोन को जमीन पर फेंक दिया और पूरे केबिन को तहस नहस कर दिया। कुछ देर बाद अपने केबिन की ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसके एक हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे चोट लगी। उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वो बिना अपनी चोट की फिक्र करे उसमें से एक सिगरेट पकड़े खड़ा था और दूसरा हाथ पैंट के जेब में था। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गया। उसके पीछे एक और शख्स अंदर आया, जिसे महसूस कर अभिमान ने अपना पास का फ्लावर पॉट उठाया और तेजी से दूसरे शख्स की तरफ फेंक दिया। वह शख्स भी उसके हमले को महसूस कर झटके से दूसरी तरफ झुक गया, जिससे वह पॉट पीछे की दीवार पर जाकर लगा और टूटकर बिखर गया। वहीं पहला शख्स, जो केबिन की हालत देखकर शॉक था, अभिमान की इस हरकत को देखकर सदमे में चला गया। केबिन में आए वो दोनों शख्स अपूर्व और विराज थे। अमायरा से बात करने के बाद कुछ सोचकर अपूर्व अभिमान से मिलने उसके ऑफिस आया था। वहीं अपूर्व की प्रेजेंस को अपने केबिन में महसूस कर अभिमान ने फ्लावर पॉट से उस पर हमला कर दिया, जिससे अपूर्व ने खुद को बचा लिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर एक टाइट पकड़ महसूस हुई। उसने सामने देखा अभिमान था। अपने किए हमले से अपूर्व को बचता देख अभिमान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अपूर्व की गर्दन पकड़ ली। अपूर्व खुद को अभिमान की पकड़ से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। वही अभिमान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। इतनी देर से सदमे में खड़ा विराज ये देखकर होश में आया, दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। तभी किसी काम से अभिमान के पास आया व्योम ने नजारा देखकर हैरान हो गया। उसने आगे आकर दोनों को अलग करवाया और अपने भाई को शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं अपूर्व अभिमान की पकड़ से आजाद होकर पूरी तरह खांस रहा था। विराज ने उसको संभाला और सोफे पर जाकर बैठा दिया और पानी पिलाया। कुछ वक्त बाद सब थोड़ा नॉर्मल हुआ। अपूर्व सोफे से खड़ा हुआ और अभिमान के पास जाकर गुस्से से उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। वहीं अपूर्व का मुक्का खाकर अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपूर्व को दोबारा चोट पहुंचाने
जाने से खुद को रोका। अपूर्व ने अभिमान को गुस्से से देखा, बोला, पागल हो गई हो? नफरत इतनी बढ़ गई है कि अभी मेरी जान लेने वाले थे? फिर दांत पीसते हुए बोला, खुद पर काबू करना सीखो, वरना मुझे मजबूरन होना पड़ेगा अपनी बहन को तुमसे दूर करने के लिए। लेकिन अभिमान कुछ नहीं बोला, बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आगे की बात सुनकर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला गया और वह अपूर्व पर चीख पड़ा, कोशिश भी मत करना अपूर्व सिंघानिया, वरना दुनिया अभिमान शेखावत का वह रूप देखेगी जिसके बारे में ही सुनकर दुश्मनों की उनकी मौत नजर आती। और रही बात मेरी जान की, वो मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी, उसे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, कहकर अपूर्व को अपनी गुस्सैल नजरों से देखने लगा। उसकी खतरनाक चीख और उसका डरावना रूप देखकर कैबिन में मौजूद व्योम और विराट डर से कांपने लगे। वहीं अपूर्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वो अभी भी उससे गुस्से से देख रहा था। लेकिन अभिमान की बात सुनकर बोल पड़ा, भाई हूँ मैं उसका और मेरा हक तुमसे कहीं ज्यादा है। मैंने हमेशा उसकी खुशी चाहिए और उसकी खुशी के तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर अभिमान पागलपन की तरह जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, इसलिए तुमने मेरे कड़वे अतीत को उसके सामने खोल कर रख दिया? वहीं अभिमान की बात सुनकर गुस्से से तमतमाया हुआ अपूर्व का चेहरा एकदम शांत हो गया। वहीं इस तरह शांत होते देख व्योम और विराज हैरान हो गए, लेकिन अगले पल उसकी बात सुनकर नॉर्मल हो गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ जानना उसका हक है। आज नहीं तो कल तुम्हारा अतीत उस पर भी असर करेगा, इसलिए उसे तैयार रहना होगा, कहकर अपूर्व चुप हो गया। मैं हर उस वजह को मिटा दूंगा जो मेरी जान की तकलीफ और परेशानी का कारण बनेगी, कहकर अभिमान अपने केबिन से निकल गया। उसका गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, अमायरा को खोने की। पूरे दिन खुद को बिजी रखा, लेकिन बेचैनी खत्म नहीं हुई। रात को घर लौटने के बाद उसे पता चला कि अमायरा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। इसे सुनकर उसके दिल में एक खुशी महसूस हुई, लेकिन अमायरा से मिलने की तरफ बढ़ गई। बिना किसी को पता चले वो सिंघानिया मेंशन में आ गया और अमायरा के कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। नजर गड़ाए कार से टिक लगाकर खड़ा रहा। अमायरा के सोने के कुछ वक्त बाद वो उसके कमरे में आ गया। फ्लैशबैक ओवर। अपनी बाहों में कैद अमायरा को देखकर वो जुनून से बोला, जल्दी तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, फिर कोई हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी अमायरा के चेहरे पर पड़ती है। वो नींद में थोड़ा कसमसा कर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल कुछ महसूस कर आसपास देखती है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं लगा। वो खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पूरी रात मेरे पास था। लेकिन अगले ही पल इससे वहम समझकर अपने सिर पर चपेट लगाती और उठकर वॉशरूम चली जाती। इससे बेखबर कोई उसकी हर हरकत और शब्दों को देख और सुन रहा है। ये हमारे अभिमान ही थे जो अपने लैपटॉप पर अमायरा की हर मूवमेंट को देख और सुन रहे थे। पूरी रात अमायरा को बाहों में लेकर उसे ही देखता रहा, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले उसके कमरे में कैमरा और माइक फिट कर दिया और उसके सिर पर किस कर जल्दी मिलने का बोला। अमायरा जब से उठी तब से उसकी चील सी नजर उस पर ही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसे भी अपने दिल में खुशी महसूस हुई। उसे अपने कमरे में कुछ दूरता देखकर उसे उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसे खुशी हुई कि अमायरा उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकती है। सोचकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खुद भी फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद अमायरा कॉलेज के लिए निकलने वाली थी, तभी राधिका जी उसे कहती हैं कि आज कॉलेज से जल्दी आ जाए, उसे अभिमान के साथ डेट पर जाना है। यह सुनकर उसे थोड़ा टेंशन होती है, लेकिन फिर हाँ बोलकर चली जाती। ऐसा नहीं था कि वह पहले कभी अभिमान से नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसे नर्वसनेस हो रही थी।